नमस्कार साथियों, जय हिंद। View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब और आज हम एग्जिट पोल जो 2 दिन पहले आए हैं और कल जो एग्जैक्ट पोल आना है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है Views90 का, उसके प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मिश्रा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एक पत्रकार के नज़रिए से तमाम चीज़ों को आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर, कल यानी अंतिम चरण के मतदान होने के बाद जिस तरह से तमाम गोदी मीडिया, हम उसको कह सकते हैं, और उसमें कोई गुरेज भी नहीं है, जो गोदी मीडिया के जो सर्वे आए हैं, और किसी भी गोदी मीडिया ने वर्तमान सरकार को 350 सीटों से नीचे का कोई आंकड़ा नहीं दिया है, बल्कि 350 प्लस 400 तक ये आंकड़ा तमाम गोदी मीडिया के सर्वेज का है। आपका अपना आकलन क्या कहता है? शुक्रिया सकेब जी। ये तो वास्तव में जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं, ये वास्तव में थोड़े चौंकाने वाले तो हैं। ये ठीक है कि दल विशेष या एनडीए के लोग इससे बहुत खुश हैं जी, लेकिन ये देखा गया पूरे 7 चरण के चुनाव के दौरान जी, कि इसमें बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मसला रहा, ये एकदम चुनाव में खास करके युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा था। बिल्कुल। ये चुनाव से पहले लोगों को ये लग रहा था कि ये हिंदुत्व और राम मंदिर ये मुद्दा बनेगा और इस पर लोग वोट करेंगे, बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखेंगे लोग। लेकिन चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। जो और खास करके ये देखा गया कि चुनाव का चरण जो जो आगे बढ़ता गया जी, उसमें ये जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं आम लोगों जी, तो वो एकदम वो सामने आए और लोग उसकी चर्चा कर रहे थे जी, जिससे एक सहज अनुमान पूरे देश के अंदर में लोगों के अंदर ये लगाया जाने लगा कि ये लड़ाई बहुत टफ होगी, ये लड़ाई बराबरी की होगी, ये एक तरफा लड़ाई नहीं होगी जी। लेकिन अब ये जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए तो ये तो वास्तव में इसको ये आम लोगों के गले तो ये नहीं उतरने वाले। बिल्कुल। ये जो आम लोगों से बात हो रही है, बिल्कुल, मेरी भी बातें कई लोगों से हुई तो उन्हें ये इस पर वो बहुत ही अचंभित है। तब देखा जाए, कल तो परिणाम आना है। ये एग्जिट पोल, हालांकि इसके पहले भी पिछले अगर आप देखेंगे 2 से 3 चुनाव पहले ये एग्जिट पोल के आंकड़े जो है ये पूरी तरह से सही साबित नहीं होते रहे हैं जी। तब कल देखा जाए कि कल का ये एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कितना सही प्रतीत होता है। लेकिन आम लोगों का जो मन और मिजाज था ये उसके विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है, उसके विपरीत है। ये इस आंकड़े की तस्दीक करता नजर नहीं आता है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा लगता है कि कहीं से डिक्टेशन दे दिया गया है कि आप तमाम चैनलों को एक ये इतना से इतना नंबर दिया जा रहा है और आपको इन नंबर्स को अपने अपने एजेंसीज के माध्यम से फिट कर देना है खांचे में। और असल में वो हड़बड़ी जो है आपको इस एग्जिट पोल में कई जगहों पर जो एरर आया है उसमें दिखता है। जैसे हम आपको मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा में लोकसभा की मात्र 10 सीटें हैं और एक एजेंसी जो है एनडीए को 14 से 16 सीटें दे रही है। उसमें जहां लोकसभा की कुल 10 सीटें ही हैं, वहां 14 से 16 सीटें एनडीए को है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, वहां 6 से 8 का आंकड़ा दिखाया गया है। न्यूज़ 24 जैसा चैनल जो राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें, आप भी जानते हैं, और एनडीए को 33 सीट दे रहा है जी। झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, झारखंड में सीपीआईएमएल ने केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ा है और वहां जो एग्जिट पोल के नतीजों में सीपीआईएमएल को 3 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। तो ये एरर जो है ये बिल्कुल दिख रहा है सामने में कि ऐसा लग रहा है कि ये एग्जिट पोल किसी ने डिक्टेट करा दिया है। और मनोज झा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जो एग्जिट पोल आया उसके आधे घंटे के अंदर राजद के राष्ट्रीय राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो कोई नॉन सीरियस बात नहीं कर सकते हैं मनोज झा साहब, जो उनकी एक शख्सियत है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये आंकड़े पीएमओ से दिए गए और उसको जो है आपके सामने प्रसारित किया गया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको डिक्टेट करा दिया है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे 4 जून को, जो नतीजे आएंगे वो इससे बहुत विपरीत होंगे। और एक एग्जिट पोल जो है 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आया था और ये वाकई 2004 के लोकसभा का जो चुनाव था जिसमें बाद में प्रमोद महाजन जी ने, जो दिवंगत हैं, अब स्मृति शेष हैं, उन्होंने इंडिया शाइनिंग और फील गुड का जो नारा दिया था वाजपेयी की गवर्नमेंट में,
और उसके बाद तमाम एग्जिट पोल जो है 250 से 300 के 240 से 250 के आंकड़े के बीच में जो है एनडीए को देते हुए दिखाए गए थे, जबकि जब रिजल्ट आया तो वैसा कुछ हुआ नहीं। यूपीए की सरकार आ गई 2004 में और मनमोहन सिंह जी जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन के साथ सरकार में आए। 2009 में भी यही हुआ। 2009 में भी किसी को ये तमाम एग्जिट पोल ने फिर से जो है भाजपा की सरकार बना दी थी, लेकिन जो है फिर वो यूपीए 2 के तौर पर मनमोहन सिंह ने अपना कार्यकाल रिपीट किया। और कई जगहों पर अभी आप देख लीजिए, जो पिछला चुनाव हुआ है तेलंगाना में या कर्नाटका में या छत्तीसगढ़, ये हिमाचल में, वहां भी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तमाम के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे, लेकिन जब वास्तविक नतीजे आए तो उसके बिल्कुल विपरीत आए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि नतीजे भाजपा की विपरीत आए। अभी जो पिछले 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ है उसमें तमाम जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आया था वो कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए अगले दिन वो बिल्कुल उलट थे और भाजपा वहाँ जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई मध्य प्रदेश में और राजस्थान ऐसे तमाम राज्यों में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल के नतीजे सामने आए, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो एग्जिट पोल इस तरह का दिखाया गया है, दरअसल ये विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, उनके काउंटिंग एजेंट्स को हताश करने के लिए, मोरली डिग्रेड करने के लिए दिखाया गया है। इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? और विपक्ष जो है आज भी ये से मिला है, चुनाव आयोग से मिला है, क्योंकि कुछ मतगणना की कुछ प्रक्रियाओं में तब्दीली की गई थी। पहले ये खबर आई थी कि जो काउंटिंग एजेंट होंगे राजनीतिक दलों के, उनको एआरओ के टेबल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा या वो वहां पे नहीं बैठेंगे, जबकि होता यह है कि एआरओ के टेबल पे ही काउंटिंग एजेंट्स भी बैठते हैं। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से जब आपत्ति दर्ज कराई तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, जो आपके काउंटिंग एजेंट्स होंगे या जो भी विपक्षी दलों के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो एआरओ के टेबल पे साथ बैठेंगे। फिर खबर ये आई थी कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती, जो परंपरागत रूप से हम लोग हमेशा देखते आए कि कोई भी चुनाव हो, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, उसके बाद ईवीएम खुलता है। पोस्टल बैलेट का आंकड़ा सामने आ जाता है, उसकी मतगणना पूरी हो जाती है, उसके बाद ईवीएम से शुरू होता है। इस बार जो है प्रोसेस में तब्दीली की गई थी और कहा गया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होगी, लेकिन फिर इस पर जब विपक्ष ने आज आपत्ति दर्ज की है तो चुनाव आयोग ने इसको मान लिया है कि ठीक है, पोस्टल बैलेट पहले गिनती की 2020 के यहाँ विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था जी। पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर के जी उस बार भी गड़बड़ी हुई थी और वो लास्ट में इसकी गिनती कहीं हुई कहीं नहीं हुई जी। और उसके बाद विपक्ष का आरोप भी था कि 15 से 17 सीटों पर जो है बेईमानी की गई है, और जिसमें अपना एक मुंगेर विधानसभा भी एक फर्क जो है वो रिजल्ट पर भी पड़ता दिखा था जी, कि बहुत 1000-1200 के अंतर में जी जी, जो माइनर मार्जिन का, जो माइनर मार्जिन की जो सीटें होती हैं जहाँ हार जीत का फैसला हो सकता है माइनर मार्जिन से, वहां पर विपक्ष का ये आरोप है कि वहां पर प्रशासन धांधली कर सकता है या मनमानी कर सकता है, उसकी गुंजाइश संभावना बनती है उसकी। तो इस बार मनोज झा ने, जिसकी चर्चा आप की है, तो मनोज झा का वो आज मैं देख रहा था, वो जो पीसी किए हैं जी, तो उन्होंने इस बात को 2020 का जिक्र किया है जी जी, और इसलिए वो पोस्टल बैलेट की गिनती वो पहले कराना चाहते हैं और उस गिनती को उन्होंने काउंटिंग एजेंट को नोट करने के लिए कही है जी। बीच में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हुए। बीच में खबर ये आई कि चौथे चरण के बाद जो है अचानक से चुनाव का जो है वो जो 1 करोड़ कुछ लाख वोट जो है अचानक से बढ़ गए 1.02, और जिसको लेकर के एडीआर जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गया और 24 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी थी, 24 मई को उसकी हियरिंग थी। जस्टिस चंद्रचूड़ भी उस बेंच में थे। बाद में वो जो है हियरिंग जो है वैकेशनल बेंच को भेज दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं। तो उस बेंच ने कहा कि अभी हम जो चुनाव में बाधा नहीं डालेंगे, हम इस पर बाद में सुनवाई करेंगे। तो सवाल चुनाव आयोग के ऊपर भी बहुत बार खड़े हुए हैं। वो चुनाव आयोग जो राहुल गांधी को आचार संहिता लागू होने से पहले एडवाइजरी जारी कर देता है कि आप अपनी भाषा को संयमित रखिए, आपको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो चुनाव आयोग पूरे चुनाव में 7 चरणों का जो चुनाव हुआ, इतना लंबा जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और इवन प्रधानमंत्री तक के द्वारा सार्वजनिक मंचों से झूठ बोलने और हेट्रेड स्पीच की जो भरमार लगाई गई, उस पर वो चुनाव आयोग जो है उसने एक आपत्ति दर्ज नहीं की। एक औपचारिकता मात्र के लिए उसने जेपी नड्डा साहब को एक नोटिस थमा दिया। बोल कोई और रहा है, नोटिस किसी और को दिया जा रहा है। यानी हिमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं और नोटिस दिया जा रहा है जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इस चुनाव में कुछ चीज़ें बहुत अलग सी दिखाई दी हैं, जो मेरा अपना एक आकलन है पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि मुद्दे निश्चित रूप से हावी रहे हैं। और हिंदी बेल्ट में, मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इतनी सीटें आएंगी और दक्षिण से जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है दक्षिण भारत से पूरी हो जाएगी। तो एग्जिट पोल भी वही बता रहे हैं। मैं इसलिए आपको इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि मैं पूरे बिहार में जहाँ भी इस चुनाव के दौरान गया,
मुझे 90-95 के दौर का चुनाव जब लोग कहते हैं, हम लोगों को तो याद नहीं है, लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरण और जातिगत गोलबंदी पर जो चुनाव हुआ करता था, बिल्कुल मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति का जो पैटर्न था जेपी मूवमेंट के बाद से, जब लालू यादव और जैसे समाजवादी नेताओं का उदय हुआ बिहार की राजनीति में, ये चुनाव बिल्कुल उसी पैटर्न पर हो रहा था। और लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, और उसके साथ जो उन्होंने कुशवाहा प्रयोग किया, वो धरातल पर बहुत सफल होता हुआ दिखा। गैर यादव ओबीसी जातियों में अच्छा खासा डेंट मारने में कामयाब रहा महागठबंधन, और वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा है। मुंगेर में भी दिखा है। मुंगेर में आपको उसकी एक वानगी दिखी है। आपका अपना एक आकलन होगा, आप तो खुद पत्रकार हैं, फील्ड में रहे, आपको खुद पता होगा कि जो है, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनके पक्ष में जो है मुसलमान, यादव, मल्लाह के अलावा भी दूसरी जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं वो गोलबंद थी, और उन्होंने वोटिंग किया है उनको। तो ये जो, और उसके बाद एक और मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ। एक चैनल है गोदी मीडिया का, उसने जब एग्जिट पोल आए थे तो उसने बिहार में एनडीए को 25 से 28 सीटें दी थी, और वो चैनल आज वो कहता है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक दूसरा सर्वे किया है, और उसमें वो आज जो है बिहार में महागठबंधन को 15 से 25 सीटें दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी के पास ये सर्वे हम इसको मान सकते हैं कि 25 से 15 की जो संख्या है। और आप एक वैकल्पिक मीडिया का जो आप ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये रोकूंगा जी, कि देखिए कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब वाले चैनल हैं, ग्रुप्स है जिसमें लाखों मेंबर्स हैं, जी जी जी, ये दावे कर रहे हैं कि कहीं भी ये जो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आए हैं, जी, आखिर ये सर्वे के दौरान उन्होंने कहाँ से सैंपल लिया? एग्जैक्टली कितना सैंपल लिया है? किसी ग्रुप में 7 लाख से भी ज्यादा मेंबर हैं, तो वो दावे कर रहे हैं हमसे किसी से मतलब पूछा नहीं गया। बिल्कुल, आपसे पूछा, किसी ने पूछा क्या? मुझसे किसी ने पूछा? कई मुल्कों में अगर जब आप इस तरह के आंकड़े पेश करते हैं जी, तो आपको सैंपल को भी बताना पड़ता है, उसको भी जो है आपको दिखाना पड़ता है कि ये चीज, ये सैंपल, या हमने इनसे पूछताछ की, वो सोर्स भी आपको बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो आप एग्जिट पोल के जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, इसका कोई रिलायबल सोर्स नहीं, आप उसको बता भी नहीं, लोगों के सामने उसको पेश भी नहीं कर। जी जी, इसलिए इस पर जो है संदेह, सवाल खड़े हो रहा है कि ये एग्जिट पोल ओपिनियन मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट में बदल पाएगा कि नहीं जी, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। और जहाँ तक मुंगेर की आपने बात की, तो मुंगेर में तो जो हम चुनाव शुरू होने के बाद से जो हमने देखा, और चुनाव के दिन भी जो हमने देखा, एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि राजद ने इस बार जो है पूरे राज्य के अंदर में फिर से एक प्रयोग किया, वही एक मंडल की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग में, जिसमें उन्होंने खास करके A to Z से थोड़ा अलग हट करके पिछड़ी जातियों के नॉन यादव पिछड़ी जातियों को उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की, जिसमें ये बात भी आई कि जिस बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कुशवाहा जाति से, तो वहाँ उस बीजेपी से किसी कुशवाहा जाति के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। राजद ने 3 कुशवाहा जाति के इसको कैंडिडेट बनाया। महागठबंधन की अगर ओवरऑल महागठबंधन की आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो कुशवाहा जाति से 7 उम्मीदवार हैं उधर, टोटल 7 उम्मीदवार हैं। मुंगेर से भी उन्होंने जो है धानुक जाति के उम्मीदवार उन्होंने दिया, और ये प्रयोग भी उनका हमारे हिसाब से वो सफल है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जिनको मैं सुन रहा हूँ, और जो बिहार में ये प्रयोग लालू यादव का सफल रहा है। और एक चीज और कहना चाहूंगा ज्योति सर आपसे कि ये जो गठबंधन एनडीए जो बिहार में इसका जो स्वरूप दिखा है, जैसे पहले जब नीतीश कुमार आते थे, या नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ सरकार चलाते थे, तब सुशील मोदी का दौर था, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, तो वो एक नेचुरल अलाई की तरह दिखता था। लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि ये 2024 के शुरुआती महीने में जब नीतीश कुमार इस तरफ आए हैं, और अभी जो गठबंधन का जो स्वरूप दिखता है, इसमें कोई प्राकृतिक आपको ये नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल गठबंधन के अंदर एक लठबंधन आपको दिखता है, ठीक है। और नीतीश कुमार पूरे चुनाव के दौरान जो है वो एकदम मतलब वो कह सकता है ना कि जब कोई बड़ी गलती हो जाती है तो उसके जो प्रभाव में वो रहते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के दौरान उनका बॉडी लैंग्वेज, भाषा, ये जो है एकदम वो बार बार प्रधानमंत्री को या एनडीए को ये एश्योर करना कि हम अब कहीं नहीं आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुंठा के शिकार रहे, और ये दिखा भी उनका। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि उनके जो कोर वोटर्स हैं वो भी उनके साथ नहीं रहे। उनके अंदर एक पीड़ा थी कि एक मेरा नेता है। कहीं ना कहीं आप इस बात को आप भी मानेंगे कि
पिछड़े अति पिछड़ी जातियों में अभी भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो बहरहाल है, 6-7% जो उनका वोट चंक है वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और चिराग पासवान ने मिल करके नीतीश कुमार की को मोरली कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश, जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप पीएम मोदी का पटना का रोड शो आप देख लीजिए, किस तरह से नीतीश कुमार को नीचे खड़ा किया गया, उनके हाथ में कमल का फूल दे दिया गया। आप उस वीडियो में नीतीश जी की बॉडी लैंग्वेज को फील कीजिए आप, तो कहीं ना कहीं उनके समाज में इस बात की पीड़ा है कि हमारे एक नेता को बार बार ये लोग बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। नवादा में ये हुआ कि जब माला आई प्रधानमंत्री की सभा में, प्रधान मंच पर नीतीश जी मौजूद थे, तो उनको जो है माला से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जो है एक जगह और सभा हुई थी, वहाँ महिलाओं के साथ जो है महिला कार्यकर्ता जो थी एनडीए की, उनके साथ प्रधानमंत्री का फोटो सेशन हुआ, उसमें नीतीश जी को बिल्कुल साइड खड़ा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई नीतीश जी को कि आपका कद अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ रही है और आप छोटे भाई की भूमिका में है। इसका रिएक्शन हुआ है वोटिंग पैटर्न में। और ये जो 20 में जो चिराग मॉडल भाजपा ने किया था, कथित चिराग मॉडल, पर्दे के पीछे रह करके, अब तो पर्दे के पीछे वाली जैसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को आगे बढ़ा करके नीतीश के खिलाफ एक खेल खेला था। आपको जमालपुर की सीट उसका एक बड़ा उदाहरण है कि जो जमालपुर से जो चिराग के उम्मीदवार थे दुर्गेश सिंह, उन्होंने 10-12 हज़ार वोट काट लिए और जिसकी वजह से शैलेश कुमार की जो है 4-5 हज़ार से हार हो गई। जो मौजूदा विधायक थे, समाज कल्याण मंत्री थे, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके बारे में कहीं से कोई एश्योर नहीं था कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। एक डमी कैंडिडेट के तौर पे उनको लाया गया था, जैसा लोगों का मानना। इस बार के चुनाव में जो है ये उसका असर भी इस चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 20 का बदला 24 में ये जो फॉर्मूला है ये बहुत चला है, समाज के अंदर चला है। और जो नीतीश कुमार की स्वजातीय बिरादरियां हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जदयू के नेता ऑन कैमरा, एक यूट्यूब चैनल पे मैंने सुना है, वो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मैं जदयू का नेता हूँ खगड़िया में, लेकिन मैं लोजपा आर के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ और मैं महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताऊंगा। और उसके बाद जब एलजेपीआर का तमाम चुनाव हो गया तो लोजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं शेखपुरा के, वो सिवान में हिना साहब के लिए कैंपेन करते हुए नजर आए, जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ। जहानाबाद में वो चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ प्रचार करते नजर आए, आशुतोष कुमार के खिलाफ। तो ये जो दिख रहा है कि गठबंधन के अंदर एक लठबंधन था, उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है कि एनडीए को 35 से 38 सीटें मिल जाती हैं, एक कोई स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स करके या कोई एजेंसी है, आज मैं उसका सर्वे देख रहा था, 2 सीटें दे रहा है महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को। तो मुझे लगा कि मैं उसको कॉल करूं, पूछूं कि भाई ये जो 2 सीटें तुम सांत्वना पुरस्कार के तौर पे इंडिया अलायंस को दे रहे हो, ये 2 सीटें बता भी दोगे कौन कौन सी सीटें, क्या किशनगंज भी एनडीए के खाते में जा रही है? मेरा अपना आकलन ये है बिहार को लेकर के, मैं ज्योति सर मैं आपको बताऊं कि महागठबंधन कम से कम 15 सीटें जीते जा रहा है। जेडीयू को अपर हैंड है, इंडिया में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है, ये मेरा अपना आकलन है। गोपालगंज जेडीयू श्योर शॉट जीतने जा रहा है, झंझारपुर की सीट जेडीयू जीतने जा रही है, शहर ये आपको मधेपुरा सुपौल की सीटें जेडीयू के खाते में आती हुई बिल्कुल दिख रही हैं। नालंदा उनका गढ़ है, वो सीट हम श्योर मान सकते हैं। लेकिन जहानाबाद में आरजेडी को अपर एज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। शिवहर में आरजेडी को अपर एज है, मधुबनी में आरजेडी को अपर एज है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह की स्थिति फंसी हुई है, इवन चिराग पासवान का चुनाव फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी अपनी सीट को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि वो गया से जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंस गई है। तो ये क्षेत्रीय छत्रपों की सीट फंसी हुई है, जो क्षेत्रीय छत्रप में जो अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं उनकी सीटें फंसी हुई हैं। तो फिर जो एक सामान्य सा सांसद प्रतिनिधि है या सांसद का उम्मीदवार है, और 2 बातें, एक तो सांसद जो वर्तमान मौजूदा जो सांसद रहे एनडीए के, उनके खिलाफ जनता के अंदर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मीडिया इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश करता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। जो पत्रकार हैं जो एग्जिट पोल ये लेकर के आए हैं और जब उनसे तर्क पूछ रहा है सामने वाला कि आप ऐसे, तो उसका कहना है कि जब हम ग्राउंड पर थे तो जनता में भाजपा के प्रति गुस्सा तो था, महंगाई को लेकर के भी गुस्सा था, लेकिन मोदी जी के लिए प्रेम था। मतलब ये विरोधाभास है। आप एक पत्रकार के तौर पर आप देखिए कि सड़कें अगर नहीं बनी है, ये मुंगेर जमालपुर की सड़क अगर नहीं बनी है, तो इसका गुस्सा ललन सिंह के खिलाफ हो सकता है। लेकिन सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो जाए, इसका गुस्सा ललन सिंह के खिलाफ नहीं जाएगा। इसका गुस्सा स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, जो सरकार का मुखिया है उसके खिलाफ जाएगा। कोई भी सरकार हो, यूपीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार में महंगाई का ठीकरा मनमोहन सिंह के सर फूटता था। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जयप्रकाश यादव के सर पर महंगाई का ठीकरा नहीं फूटता था, जो कि उस यूपीए 1 में मंत्री थे।
क्यों, आपको क्या लगता है मैं गलत हूं क्या? नहीं। तो ये जो विरोधाभास है ये कहीं ना कहीं उस एग्जिट पोल को सही ठहराने का जबरदस्ती कुतर्क है कि महंगाई भी था और बेरोजगारी भी थी, युवाओं के अंदर आक्रोश भी था, लेकिन मोदी जी के प्रति कोई आक्रोश नहीं था। ये मतलब बड़ा हास्यास्पद भी लगता है अपने आप में। और एक बात और इस बात देखे होंगे आप चुनाव में जी कि 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जी कि मोदी जी जो बोल रहे थे जी या मोदी जी जो अपने चुनावी भाषणों में जिन मुद्दों को उछालते थे, जी हिंदुत्व का मुद्दा हो, पुलवामा की बातें हो, जी तो विपक्ष उसका ही जवाब देते हुए जी जो है नजर आता था। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा हुआ जी कि विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट किया, अपना एजेंडा कि हमको किस एजेंडा पर बिल्कुल जो है जनता के बीच जाना है, लोगों को अपनी बात कहनी है, बिल्कुल, और वो इसमें वो सफल रहे और मोदी जी को उनका जवाब देना, उनका जवाब देना। और बिहार एक बड़ा एक एग्जाम्पल बना इस मामले में कि ये भी राजनीतिक रूप में परिपक्व हो रहे हैं, तेजस्वी विपक्ष के नेता है, विपक्ष का चेहरा है जी जी, तो परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ देखी गई और जिस तरह से वो आत्मविश्वास से कैंपेन करते देखे गए जी, तो इसका जो आप इसके कारण में अगर आप जाएंगे जब में, तो वो ये मुद्दा ही है, ये बेरोजगारी का, महंगाई का और जनता के मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं जिनको उन्होंने बहुत ही बखूबी उठाया जी। और 17 महीने के कार्यकाल में जो वो जो रहे कि हमने 4 लाख 5 लाख हमने नौकरियां दी है जी, ये उनका दावा है। तो ये लेकिन खास करके युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा था, बिल्कुल, और कास्ट क्रीड से बाहर निकल करके, हाँ बिल्कुल, जातियों का बंधन तोड़ करके जो यंगस्टर्स हैं, मतलब 25 से 30 वर्ष का जो युवा है जिसको लग रहा है कि नौकरी नहीं मिली, मेरा एज एक्सपायर हो रहा है, उसके सर चढ़कर ये मुद्दे बोल रहे हैं। वो जाति से ऊपर उठ करके युवा जो है एकदम वो तेजस्वी के पीछे जी, उसमें उनको वो उम्मीद दिख रही थी वास्तव में अगर जो है इनकी सरकार बनती है जी जी तो फिर ये रोजगार का रास्ता हमारे लिए खुलेगा। अच्छा, फिर पूरे विपक्ष ने, जैसे राहुल गांधी की हम बात कर ले या अखिलेश यादव की बात कर ले, पूरे विपक्ष ने कहा है, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा था पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर के हम लोग 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं। ये अपीलिंग मुद्दा था, ये यंगस्टर्स को इसने खींचा है अपनी तरफ, ये हवा में मुद्दा नहीं था। जो मौजूदा सत्ता के जो छत्रप थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने 10 सालों में अपनी एक उपलब्धि अपनी किसी चुनावी सभा में नहीं बताई है। वो मटन, मछली, नवरात्रि, रमजान, जन्माष्टमी से लेकर के मुजरा तक आए। बल्कि थोड़ा उसमें और आप जोड़ दें कि मोदी जी की सभा यहाँ 26 तारीख को हुई थी, बीते 26 तारीख जी, 26 अप्रैल को, तो मैं उसको कवर भी कर रहा था उस चुनावी सभा को जी। तो वास्तव में ये देखा गया कि कहीं उन्होंने उस सभा में रोजगार की बात की, रोजगार हम देंगे, या पिछला जो उनका एजेंडा था जी, या जो उन्होंने क्या काम किया है जी, इन सब चीजों पर वो बोलते नजर नहीं आए। और यहाँ फिर वही मंगलसूत्र और मुसलमानों को जो है आरक्षण बिल्कुल, इन सब चीजों में ही वो अपनी चुनावी मतलब 10 मिनट 12 मिनट के भाषण को जो है वो समेट। अच्छा, एक चीज और मेरा अपना आकलन है सर, जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और प्रधानमंत्री जी ने उस मैनिफेस्टो को मैनिपुलेट करके लोगों के बीच में ये बोलना शुरू किया कि एक भैंस है तो एक भैंस, 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, मंगलसूत्र भिजवा देगी, सोना का हिसाब लगाया जाएगा, तो जनता के अंदर क्या हुआ ना, जनता के अंदर फैक्ट चेक की भावना जगी। उनके इस भाषणों का ये रिफरकेशन हुआ, ये रिएक्शन हुआ कि लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, हार्ड कॉपी पढ़नी शुरू की। और जब उनको लगा कि ऐसी तो कोई बात मैनिफेस्टो में है नहीं, कांग्रेस के नेता तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह ही रहे थे कि ये पेज नंबर पे ये लिखा है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, तो जनता के अंदर भी एक जिज्ञासा देखने को मिली कि इस मैनिफेस्टो को हम फैक्ट चेक करें। और उसने फैक्ट चेक किया और जब वो बातें उसको नहीं मिली, उसका एक रिएक्शन, बड़ा रिएक्शन हुआ है और वो इंडिया गठबंधन के फेवर में गया है। ये पहला मौका ऐसा था, जो मेरा अपना आकलन है, कि जब जनता ने मैनिफेस्टो को देखा है, मैनिफेस्टो को जनता ने ढूंढना शुरू किया कि क्या वाकई ये बातें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। और आप सिर्फ तेजस्वी की बात कर रहे हैं, यूपी में आप अखिलेश यादव की सभाओं को देख लीजिए, राहुल गांधी की सभाओं को आप देख लीजिए, जो भीड़ आ रही थी, उस भीड़ का जो स्वभाव था, भीड़ का अपना एक स्वभाव होता है सर, आप भी जानते हैं। एक भीड़ होती है खरीद के लाई हुई भीड़ होती है, और एक भीड़ होती है जो स्वतः स्फूर्त भीड़ आती है। तो भीड़ का जो स्वभाव दिखा है विपक्ष के नेताओं की सभाओं में, वो स्वतः स्फूर्त दिख रहा है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर, उनके छत पे, उनके सरों पे छत नहीं है, सीलिंग नहीं डाला गया है उनकी छतों पे,
चिलचिलाती धूप में वो 38, 45, 35 डिग्री, 42 डिग्री टेम्परेचर में वो खड़े हुए हैं अपने नेता को सुनने के लिए, और कोई बैरिकेडिंग नहीं है, वो मंच तक है। मैं खुद कई सभाओं में मंच के इतने करीब था कि मैं चाहता तो तेजस्वी यादव के पांव पकड़ लेता। और जबकि सत्ता पक्ष की जो सभाएं हुई है वो 4-4 दिन उसकी तैयारी चली। आप खुद बगल के मैदान का आप उदाहरण ले सकते हैं, बैरिकेडिंग की गई, पंडाल बड़े बड़े लगाए गए, एसी कूलर लगाए गए, और बाद में फिर ये भी सब सामने आ जाती थी बात कि भाई पैसा दे करके लाए थे और खाना भी दिया और ये भी दिया और वो भी दिया। विपक्ष की किसी भी रैली के ताल्लुक से ऐसी कोई वीडियो या ऐसा कोई सूचना आपको नहीं मिली। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस चर्चा। बिहार में आपको क्या लगता है, अगर नतीजे जिस तरह के एग्जिट पोल में आए हैं उस तरह के एग्जिट पोल आए, नतीजे भी आए, तो फिर बिहार की राजनीति में कोई तब्दीली आप महसूस करते हैं क्या? जिस तरह से फिर एक बार नीतीश कुमार जी के वापस इंडिया गठबंधन में जाने की संभावनाएं जताई जाने लगी हैं, और 15 दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? क्या नीतीश जी वापस फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश जी अभी दिल्ली प्रवास में हैं और वहाँ भी वो प्रधानमंत्री से मिले हैं, उनकी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है ये तो बाहर नहीं आई है ये बात है, लेकिन फिलहाल अभी चूँकि वो जो चुनाव से पहले जो पाला बदल करके उधर गए हैं, तो इसी पीड़ा से वो दबे, मतलब पीड़ा नहीं कहा जाए, मतलब ये ग्लानि भाव से वो दबे हुए हैं और इसकी भरपाई करने में ही वो लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल इसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक चीज़ इधर जो राजद, इधर वीआईपी, इस तरह के और भी जो दल हैं जी, ये दल विधानसभा चुनाव से पहले ये एकजुट हो सकते हैं, जिनको वहाँ तवज्जो नहीं दी गई। जी, ये देखिए अभी ये जो कुशवाहा है आपके, उपेंद्र कुशवाहा, वहाँ उस सीट का जो अभी तक एग्जिट पोल में भी जो आ रहा है वहाँ टफ फाइट है, हो सकता है कुशवाहा जी पिछड़ते नजर आ रहे हैं जी। अगर वो हार जाते हैं तो इन सब ये इस तरह के कुछ दल के नेता हैं जो संभव है कि इस रिजल्ट के बाद अगर यही रिजल्ट आता है तो इसके बाद ये लोग एकजुट होते नजर आएंगे, जिसका कि फिर विधानसभा की राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ेगा। एक और खबर में आपको, पिछड़ा बनाम ये जो मंडल की राजनीति है, पिछड़ा बनाम अगड़ा की, ये एक राजनीति, एक ध्रुवीकरण होने का ज्यादा संभावना इस चुनाव के बाद। एक सूचना आपको मैं दे देता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में मेरे पास अभी तक एक सूचना आई है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार जाते हैं तो लालू जी उनको सदन में पहुंचाएंगे, ये एक पत्रकार ने मुझे बताया है। अच्छा, तो इसकी संभावना बन रही है। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट उसी तरह के आते हैं तो हो सकता है कि फिर जो एनडीए का जो वास्तविक स्वरूप, अभी जो मौजूदा स्वरूप है, उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। तो संभव है कि अगर कुशवाहा जी चुनाव हार जाते हैं और फिर राजद के सहयोग से और महागठबंधन के सहयोग से उनको बरास्ते राज्यसभा सदन में भेजा जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पार्टी को लेकर के महागठबंधन में आएंगे। ऑब्वियसली अगर वो राजद के सहयोग से राज्यसभा जाएंगे तो फिर वो एनडीए में घटक दल में तो शामिल रहेंगे नहीं। तो बहरहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये आशा करते हैं कि जनता के मुद्दों पर जो चुनाव हुआ है, जनता की अपेक्षाओं पर जो चुनाव हुआ है, और नतीजे उसके अनुकूल आए। जी सर। हाँ, अंतिम एक बात यह है कि देखिए, ये तो शुरू से ही ये बात जो है फिजाओं में रही कि तेजस्वी जी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो तो जीरो से शुरू कर रहे हैं जी। कुछ भी सीटें अगर उनको हासिल होती हैं तो ये उनकी उपलब्धि ही कही जाएगी, निश्चित रूप से। क्योंकि पिछले चुनाव में तो उनको एक भी सीट नहीं, राजद को नहीं मिला था। जी, जी। विपक्ष के पास सिर्फ एक सीट था जी। तो उस परिस्थिति में राजद के पास 2-4 सीटें भी अगर आती हैं जी, तो ये उनकी उपलब्धि ही होगी, और इनसे हमको लगता है उनका मनोबल टूटेगा नहीं, बल्कि वो बढ़ेगा, और वो एक नया ध्रुवीकरण विधानसभा चुनाव के लिए उसके पहले जो है वो करने के। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सर। और दर्शकों से हमारे एक अपील है सर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल के लिए जो है, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। जो दर्शक हैं हमारे, उनसे एक अपील कर रहे हैं आप अपनी तरफ से कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, हमको नैतिक सहयोग करें, ताकि हम लोग एक जो शोषित और वंचितों की आवाज़ है उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ते रहे। मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। आज चूंकि मोदी जी सत्ता में है इसलिए हम मोदी जी के खिलाफ हैं। कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और वो जन विरोधी कार्य करती है या जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उसकी जो कार्यशैली वो नहीं होती है, तो हम निश्चित रूप से उनकी भी आलोचना करेंगे। ये हमारा मकसद है।
तो हम चाहेंगे कि सर आप एक अपील कर दीजिए। बिल्कुल, पत्रकार का भी यही काम है कि जी। आप अच्छा क्या कर रहे हैं उसका गुणगान करने की बजाय आपके काम में कहाँ कुछ कमी रह गई, जी आपके पूरे कार्यकाल में क्या आप नहीं कर पाए, उन चीज़ों को ही जी एक आईना के रूप में दिखाना ये पत्रकार का काम है। जी मैं व्यक्तिगत रूप में शकीब जी को जानता हूँ, ये बहुत ही जुझारू और कमिटेड युवा हैं और आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से जनता के सवालों को और विश्लेषण से, सटीक विश्लेषण के माध्यम से चीज़ों को सामने लाना चाह रहे हैं। ये इनकी कोशिश है, तो निश्चित ही इस कोशिश का खैर मकदम होना चाहिए, इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप इनके चैनल को, इनके YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें और इनके चैनल से आप जुड़े, सुने। कुछ सुझाव भी हो तो इनको आप बताएं समय पर, ताकि ये और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। जी शुक्रिया शकीब जी। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का।